अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दस्तक में खुशामदीद। मैं हूं अम्मार यासिर। मुल्क की मुआशी सूरत हाल में कुछ बेहतरी नज़र आ रही है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान तशरीफ़ लाने वाले हैं। कुछ IMF के साथ भी मामला तय पाने की ख़बरें आई हैं। अब उम्मीद ये है कि अब मुआशी सूरत हाल शायद मुल्क की कुछ बेहतर होगी, लेकिन सियासी सूरत हाल के हवाले से अभी तक जो गहरे साए हैं, वो तो गहरे बादल जिसको हम कहते हैं, वो मंडला रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि उनको नहीं बनाना, उनको हटाना है। आज अपोजिशन की तरफ से ये बात बहुत सख्ती से कही गई है कि शहबाज शरीफ को अगर हटाने की कोशिश की गई तो ऐवान की कार्रवाई चलने नहीं दी जाएगी। इसकी वजह क्या है, क्यों हुकूमत उनको हटाना चाहती है? अपोजिशन का कहना यह है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक लाई गई तो अपोजिशन की जमातें इसकी सख्त मुखालफत करेंगी। और अपोजिशन का कहना यह भी है कि अभी तक स्पीकर असद कैसर, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक की वजह से पार्लियामेंट चलाने की कोशिश की है, क्योंकि उनका रवैया काफ़ी पॉजिटिव है। असम्बली को खुर्शीद शाह साहब ने आज ये गुफ्तगू की कि असम्बली को बेतौकीर तरीके से चलाने नहीं देंगे। उनका ये भी कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान असम्बली को कंटेनर की तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो असम्बली में भी कंटेनर की सियासत कर रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से एक मामला शेख रशीद के हवाले से भी है। शेख रशीद साहब चाहते हैं, इस बात के ख्वाह हैं कि उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नॉमिनेट किया जाए एज ए मेंबर, लेकिन स्पीकर साहब ने अभी तक ऐसा नहीं किया। इमरान खान साहब उनका कहना यह है कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान के नॉमिनी हैं, उनको नॉमिनेट किया जाना चाहिए। लेकिन आज तहरीक इंसाफ के ही एक रुकन असम्बली राजा रियाज साहब की तरफ से, जो कि ख़ुद भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर हैं, उनकी तरफ से शेख रशीद अहमद साहब की जो इंडक्शन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, उसके हवाले से उनका भी एक बयान सामने आया है। वो बयान क्या है वो आप सुन लें। शेख रशीद साहब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान PAC में मौजूद है, और जो कोई शहबाज शरीफ जहाँ पे कोई गलत काम करना चाहेंगे तो उसके लिए हम रुकावट बनेंगे। और PAC में मुल्क पाकिस्तान के मफाद में जो भी काम होगा उसके लिए तमाम मेंबरान जो हैं वो वहाँ मौजूद हैं और पूरी मेहनत और ध्यानदारी से मुल्क के लिए काम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहदा मजलिस अमल के रुकन कौमी असम्बली मुनीर खान औरकज़ई साहब। उनसे जान लेते हैं, उनसे कुछ हम फाटा के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी हम उनसे जो सियासी सूरत हाल है, जो मामला चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, काफ़ी अरसे से असम्बली के रुकन रहे हैं, तो उनसे जान लेते हैं। मुनीर औरकज़ई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। औरकज़ई साहब, ये फरमाइएगा कि अब जो ये मामला चल रहा है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, अगर हुकूमत चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर्स उनके और उनके इत्तेहादियों के इतने हैं कि अगर वो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई अदम एतमाद की तहरीक लाते हैं तो फिर तो शहबाज शरीफ साहब हट जाएंगे चेयरमैनशिप से। क्या लाया अमल होगा अपोजिशन का? आप लोगों का क्या इरादा है आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक मैं सारी जो पाकिस्तान की जमहूरी फोर्सेस है उसके ख्याल में, उनकी राय में, ये एक बहुत गलत रिवायत डाली जा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत के पास हर कमेटी में मेंबरान की तादाद अपोजिशन से ज्यादा होती है, लेकिन अगर आपने किसी बंदे को इसलिए बनाना था कि उसको फिर 1 महीने के अंदर हम हटाएंगे, तो ये मुल्क को और मुल्क के सियासत को और जमहूरी रिवायात को किस तरफ धकेल रहे हैं। यकीनन अपोजिशन तो इस चीज पे मुतफिक भी है और वो ठीक ही पिच पर भी है, लेकिन मुझे यकीन है कि PTI के अंदर भी बहुत सारे लोग इस चीज के मुखालिफ है, जो बार बार अपने हमारे यहाँ हम उनसे बैठते हैं साथ, वो अजहार भी करते हैं कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन शेख रशीद की मजबूरी है, वो तो अगर इमरान खान की इस तरह से चपलूसी खुशामद ना करे तो वो तो एक बंदा है, उसको तो खुद पहले PMLN के जोर पे बनता था, अभी इमरान खान उसको बना रहे। लेकिन अच्छी बात, अच्छी रिवायत बिल्कुल नहीं है।
लेकिन औरंगजेब साहब, मामला ये है कि अब क्यों हुकूमत फिर ये चाह रही है सियासी तौर पे? वैसे ही आपको पता है कि अभी हुकूमत इतनी मजबूत तो नहीं हुई है, लेकिन उनकी तरफ से मुसलसल इस तरह के बयानात और इस तरह का तर्ज अमल, तो ये मामला किस तरह आगे चलेगा? क्योंकि आज खुर्शीद शाह साहब ने भी फरमा दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐवान की कार्रवाई चलाना मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए। ये जिस तरह आपको भी पता है कि अब तक असेंबली नहीं चलती है, असेंबली ने आज तक कोई भी लेजिस्लेशन नहीं की जो उसका बुनियादी काम है। अगर ये इस तरह करे तो इसका मतलब ये है कि ये खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारती है। नहीं तो अब मुत्तहदा मजलिस अमल का क्या आगे लाया अमल है? ऐसी भी खबरें आई हैं कि मौलाना फजलुर रहमान शायद कोई इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने या धरने का कोई प्लान बना रहे हैं। क्या आपके इल्म में ऐसी कोई बात है? बिल्कुल, इसकी भी तैयारी भी हो रही है और मुख्तलिफ शहरों में मौलाना साहब और उसकी जमात हम सब जा रहे हैं, हर जगह हम जलसे करवा रहे हैं। ये तैयारी है। अगले महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद इंशाल्लाह अगर हुकूमत ने अपने तरीक़ेकार जमहूरी रिवायात के मुताबिक उन्होंने मुल्क चलाना, अपोजिशन को साथ देकर जाने का तैयारी नहीं की तो इंशाल्लाह ये दिन हुकूमत को बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अच्छा औरंगजेब साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो प्लान है धरने का या इस्लामाबाद की तरफ मार्च का, ये JUIF का है, मुत्तहदा मजलिस अमल का है, ये तमाम अपोजिशन पार्टीज इसमें शामिल है? नहीं, अभी तक तो मौलाना साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम पार्टियों को इस इशू पे एक पेश पर लाए। अब वो पार्टी और खुद मौलाना साहब ये चाहते हैं कि हुकूमत को एक इतना असर वक्त दे दे कि कल को ये ना कहने कि वो हुकूमत ठीक ठाक चल रही थी और आप लोगों ने खामखा उसको डिस्टर्ब किया। तो इंशाल्लाह अगली 2-3 महीनों में खुद अपोजिशन ऑटोमेटिकली इनकी हुकूमत के इस रवैयों की, जिस तरह ये पब्लिक रिसोर्स कमेटी है या कोई और, ये खुद इकट्ठे कर रहे हैं। इसको किसी दुश्मन की या अपोजिशन की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अब आप बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, आप कई दफ़ा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। मौजूदा हुकूमत की तरफ से जिस तरह का रवैया रखा जा रहा है तो ऐसा महसूस होता है कि ऐवान चलाना बेसिकली तो हुकूमती नुमाइंदों का काम होता है, ऐवान को स्मूथली चला सके, लेकिन ऐसा रवैया वहाँ से नज़र नहीं आ रहा। इसके बरक्स अपोजिशन की तरफ से हम ऐसा देख रहे हैं कि वो कोशिश ऐसी कर रही है कि ये हुकूमत टाइम दे, जैसे आपने भी फरमाया अपनी गुफ्तगू में। मेरा सवाल ये है कि अगर अपोजिशन क्या मुत्तहिद नहीं है, अपोजिशन डिवाइडेड है, इसलिए कोई फैसला नहीं कर पा रही अपोजिशन? क्योंकि ये भी खबरें आई थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान कोई मुलाकात करवाएंगे, फिर उनकी तरफ से ऐसा पता चला कि शायद वो नहीं करवा रहे और वो इससे पीछे हट गए। तो अपोजिशन में जो डिवाइड है वो वजह है हुकूमत की इस तरह के रवैये की? असल में अपोजिशन की जो बड़ी जमातें हैं वो दोनों और मौलाना साहब इस एक बात पे मुत्तफिक हैं कि हुकूमत को कुछ वक्त दिया जाए ताकि फिर पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान के इदारे ये ना कहें कि हुकूमत इमरान खान ऐसे ही तीर मार रहेंगे और इस तरह हुकूमत को पता नहीं मुल्क को किस तरफ, भलाई की तरफ और तरक्की की तरफ ले जाएगी। हम सब इकट्ठे उसको ये मौका दे रहे हैं। जब वो मुकम्मल एक्सपोज हो जाएगा, दुनिया को भी पता चलेगा, इंटरनेशनल दुनिया को भी पता चलेगा, खुद जो उसके इमरान खान की पार्टी है उसको भी पता चलेगा। उसके बाद अगर अपोजिशन उसको तंग करे या इस तरह उसको मजबूर करे तो इस पे फिर अपोजिशन आगबजानी होगी और लोग भी ये कहेंगे कि बिल्कुल ठीक है, उसने मदद भी की। कई बार शहबाज शरीफ ने और जरदारी ने असेंबली के फ्लोर पे इनको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की भी हर किस्म मदद के लिए उसका साथ देने की बात की, लेकिन हुकूमत का रवैया आप भी देख रहे हो, दुनिया भी देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर औरंगजेब साहब, हमारे साथ मौजूद थे, मेंबर कौमी असम्बली मुत्तहदा मजलिस अमल पाकिस्तान से। हमारे साथ मौजूद है साजिद हुसैन तुरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन हैं पाटा से, उनसे बात कर लेते हैं। साजिद तुरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी।
तो साहब ये फरमाइएगा कि पहले मैं आपसे फाटा के हवाले से पूछ लूं कि फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम के हवाले से क्या अभी तक कोई काम हुआ है, क्या आगे क्या डेवलपमेंट हुई है उसमें? तो इस तरह है ना कि हमारी पार्टी ने तो पहले भी मार्च को काफी सपोर्ट किया है और अभी जो है ना हमारे चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो का यही विजन है कि फाटा में जो भी बेहतरी आ सकती है उसके लिए मतलब हम काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि फाटा में अभी तक तो मतलब है जब से 2018 में बजट पास हुआ है, फिर उसके बाद 25 जुलाई के बाद जो हुकूमत आई है पीटीआई की, उसके बाद इन्होंने तो कागजात में मतलब प्लानिंग वगैरह बना चुके हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं हुआ है। तो उस सिलसिले में आज जो मीटिंग हुई उसमें मतलब है कि इन्होंने जो हमें ब्रीफिंग दी है तो उसमें क्लियर हमने यही कहा है इनको कि जिस तरह हमें पहले फाटा एक्स फाटा में जो ब्रीफिंग आप लोग देते थे, गवर्नर उसका चीफ एग्जीक्यूटिव था, अगर ये पोजीशन इसी तरह रहा जिस तरह पहले वाला एक्स जो फाटा का पोजीशन है तो फिर तो अफसोस की बात है। लेकिन उसमें एक चीज थी कि उसमें कोर कमांडर साहब बैठे थे, सीएम और साथ ही गवर्नर केपी के और भी मतलब बहुत सारे स्टेक होल्डर थे, तो उनमें मतलब उन्होंने डायरेक्ट यही कहा कि नहीं अभी हमने काम करना है। तो तकरीबन जब से हुकूमत बनी है उस टाइम से हम फाटा पार्लियामेंटेरियन ने आपस में फैसला किया था कि हम मतलब पार्टी से बुलंदतर हो कि मतलब फाटा की खिदमत करेंगे। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने हमें 2-3 मीटिंग में बुलाया, उसके साथ भी हमारी मीटिंग हो गई। तो अभी इन्होंने हमें जो मतलब जिस तरीके से ब्रीफिंग दी है और इन्होंने जो हमें जो उम्मीद दी है कि इंशाल्लाह एक हफ्ते में वहाँ पे जुडिशरी का जो सिस्टम है वो भी एक्सटेंड हो जाएगा। बाकायदा हमने नोटिफिकेशन किए, जज जाएंगे उधर और पुलिस निज़ाम भी ठीक हो जाएगा और इसी तरह कम्युनिकेशन, हेल्थ और एजुकेशन सारे जितनी भी मतलब है कि डिपार्टमेंट है ये वहाँ पे जाके आप लोगों के साथ मिल के काम करेंगे। इन्होंने आज ये भी ऐलान किया है कि जो फाटा पार्लियामेंटेरियन है ये सारे इस कमेटी के मेंबर्स होंगे और ये मर्ज में मतलब बाकायदा सीएम के सरबराही में मतलब वो पार्टी में काम करेंगे। तो इंशाल्लाह आगे देखते हैं और हम मतलब है कि खान साहब जो है ना उनके साथ जो हमारी मीटिंग है उसकी नियत पे तो हमें कोई शक नहीं है और हम भी कोशिश कर रहे कि जितना हो सके हम पार्टी के लिए काम करें। चले, इस मामले में तो आपको वजीर आज़म इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नीयत पे शक नहीं है, लेकिन अब जो दीगर सियासी मामलात हैं, जैसे आज खुर्शीद शाह साहब ने भी फरमाया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामलात चल रहे हैं, दीगर सियासी मामलात चल रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात हैं, उस पर आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत का तर्ज अमल आप समझते हैं कि बेहतर है? नहीं, इस तरह है ना कि हम फाटा पे बात कर रहे हैं, फिगर में जो कुछ हो रहा है उसमें हमारी पार्टी का अपना स्टैंड है। उसमें शाह साहब ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। कुछ अर्से से हम देख रहे हैं हमारे बड़े जो है ना उनके खिलाफ इन्होंने जिस तरीके से या जो एक्शन लिया हुआ है उस पर तो क्लियर बात है कि हमारे जरदारी साहब जो है ना वो तो क्लियर इनको कहते हैं कि मतलब है कि हम अदालतों का भी सामना करेंगे, हम मतलब जेलों से नहीं डरते। पहले भी उन्होंने तकरीबन 8-10 साल मतलब जेल में गुजारे, उस पर एक केस भी साबित नहीं हुआ है। अभी जो कुछ हो रहा है उसकी हम मजम्मत करते हैं, लेकिन फाटा की जो बात है उसमें तो क्लियर ही है कि जब भी मैं मतलब पहली दफा जब मैं जा रहा था इमरान खान के साथ मीटिंग के लिए तो बाकायदा मैंने चेयरमैन साहब से पूछा था, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप जाएं, पार्टी के लिए अगर बेहतरी हो सके तो उसमें आप लोग अपना किरदार अदा करें। लेकिन कौमी असम्बली में इस वक्त जो सूरत हाल है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के हवाले से या जो सियासी हवाले से, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कायदीन के खिलाफ केसेस के हवाले से बात है, ये मामला आप लोगों ने हुकूमत से बातचीत कोई चली, इस बात पे कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, कोई बात हो रही है इस मौजू पे, या आप लोग अभी कोई बात नहीं कर रहे इस पे? क्योंकि ऐसा तासुर मिल रहा है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो फ्रेंडली जो रवैया रखा जा रहा है इस वक्त वो शायद इसी वजह से है मौजूदा हुकूमत के साथ। नहीं, इस तरह है ना कि अगर आप जिस तरह मैंने पहले कहा कि फिलहाल में जो कुछ भी होगा हमारी पार्टी का जो स्टैंड हो वही मेरा स्टैंड होगा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी का तो हमेशा मतलब है कि सियासत जो है ना मोहब्बत की और मतलब फ्रेंडली सियासत इन्होंने की है। अगर उनकी तरफ से मतलब है कि मतलब वो अगर एक कदम उठाते हैं तो हमारे बड़े जो है ना 2-3 कदम आगे
जाते हैं उनके पास। तो वो बात नहीं है। बात यह है कि फाटक के लिए मतलब है कि तकरीबन 35-40 साल से फाटक में जो कुछ हो रहा है, कराची से फाटक गुजर रही है, उस हवाले से हमारे इनके साथ जो है ना वो मतलब है कि या इत्तेफाक समझ ले या इनको सपोर्ट समझ ले, वो करें वहाँ पे। लेकिन फील्डर में जो है ना वो हमारा अपना स्टैंड है और इंशाल्लाह जो बड़ों का स्टैंड होगा वो मेरा स्टैंड होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद हुसैन तुरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, फाटा के हवाले से तफसीलन बता रहे थे, दीगर मामलात के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। एक ब्रेक नाज़रीन हम यहाँ प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करेंगे इस्लामी इत्तेहाद के सरबराह जनरल राहील शरीफ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हुए हैं, उनसे क्या किस मकसद के तहत आए हैं, क्या उनका प्लान है, क्या बातें हुई, क्या मुलाकातें हुई, उसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जनरल राहील शरीफ साबिक आर्मी चीफ़ और इस वक्त इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद जो है 41 मुल्कों पर मबनी, उसके सरबराह जनरल राहील शरीफ साहब पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद हैं। यहाँ उन्होंने वज़ीर आज़म से, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से, सेनेट चेयरमैन वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और डिफरेंट लोगों से मुलाकातें की हैं। वो इस वक्त इस अभी जो वली अहद आने वाले हैं सऊदी अरब के, उस हवाले से उनके दौरे का क्या मकसद है और किन लोगों से क्या क्या पॉइंट है उनका, उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, उनसे जान लेते हैं क्योंकि उनकी भी उनके साथ मुलाकात हुई है। अमजद शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम। जनरल साहब ये फरमाइएगा कि राहील शरीफ साहब की पाकिस्तान आमद बेसिकली क्या सिर्फ जो वली अहद आ रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पे, उसके हवाले से है या कोई और दीगर मामलात भी हैं? नहीं, बुनियादी तौर पे तो वो यहाँ पे आए हैं कोऑर्डिनेशन करने के लिए मुख्तलिफ सतह पे, और मुख्तलिफ जो लीडर हैं हमारे रहनुमा उनसे मिल के तो अपनी एक्टिविटीज बताने के लिए कि कहाँ तक काम हो चुका है कोलिशन फोर्स के ऊपर और क्या क्या अदारे कायम किए गए हैं और क्या कुछ किया जा रहा है, और उसके साथ साथ फिर ये तय करना कि जी किन चीज़ों में पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है और किन चीज़ों में या कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनमें कि कोलिशन फोर्स पाकिस्तान से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं बुनियादी तौर पे जिनके ऊपर उनका एक डेलीगेशन आया हुआ है, और बल्कि आज तो मेरा ख्याल है शायद वो रात को वापस चले गए होंगे कि आज उनकी दिन की मीटिंग्स थी प्राइम मिनिस्टर के साथ और वज़ीर ख़ारजा के साथ। तो उनमें वही फोर्स का आगे वर्किंग के कैसे उसको इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे काम होगा, क्योंकि यहाँ पे शुकूक व शुबहात हमारे मुल्क में पड़े हैं। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट ने एक करारदाद पास की थी यमन के बारे में, जी, और उसके बाद जब राहील शरीफ साहब गए तो आज दिन तक पार्लियामेंट यही बात करती कि जी हमने तो यमन के बारे में करारदाद पास की थी कि वहाँ कोई नहीं जाएगा और ये राहील शरीफ साहब चले गए, जबकि ये ऐसा नहीं है। जी, राहील शरीफ साहब की फोर्स जो है वो प्योरली इस्तेमाल हो रही है, या वो फोर्स जब बनेगी तो इस्तेमाल होगी दहशतगर्दी के खिलाफ। तो ये शुकूक व शुबहात जो यहाँ पे पाए जाते हैं वो दूर करने के लिए, और फिर ये है कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग फैसिलिटीज बहुत अच्छी मौजूद हैं जो हम फोर्स के लोगों को यहाँ ट्रेन कर सकते हैं। फिर इसी तरह इस फोर्स ने या जनरल राहील के हेडक्वार्टर में एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस कलेक्शन का सिस्टम पैदा किया है जो पूरी दुनिया में दहशतगर्दों के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह इकट्ठी करेगा, और वो जो मेंबर ममालिक हैं वो फायदा उठा सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान को जरूरत है, पाकिस्तान सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार रहा है, तो पाकिस्तान उस इंटेलिजेंस के डायरेक्टरेट से फायदा उठा सकेगा। अच्छा जनरल साहब, इस तरह के मामलात हैं जिनके ऊपर ज्यादातर बातचीत यहाँ रही। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था माजी करीब में कि पाकिस्तान यमन के मामले में भी और सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से भी कुछ सालिसी का किरदार अदा करना चाहता है या अपना कोई किरदार अदा करना चाहता है। तो आप समझते हैं कि ये इस हवाले से भी कुछ पेशरफ्त की उम्मीद है अभी जब सऊदी वली अहद भी आएंगे और राहील शरीफ साहब भी आएंगे?
जी जी, ये पेशरफ फिलहाल इस स्टेज पे नहीं है। मामलात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं और ये मेरा ख्याल है कि आने वाला वक्त जबकि मुनासिब वक्त आएगा तो हो जाएगी। अभी तक चूंकि वो यमन का किस्सा भी कुछ हल नहीं हुआ और ये मामलात हैं चल रहे कि तो मेरा ख्याल है कुछ वक्त लगेगा इसमें, लेकिन होगा सही जरूर, ये रोल प्ले किया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, अब जो वली अहद साहब तशरीफ ला रहे हैं सऊदी अरब से, मोहम्मद बिन सलमान साहब, उस हवाले से कोई गुफ्तगू आपकी हुई हो? उनकी आमद के हवाले से पाकिस्तान में आ रहे हैं, वो एक बहुत तवील अरसे बाद कोई वली अहद सऊदी अरब के तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान, तो क्या इस हवाले से कोई बातचीत हुई है कि यहाँ पे जो सरमायाकारी के मौके हैं, क्योंकि राहिल शरीफ साहब ऑब्वियसली पाकिस्तानी भी हैं और पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ भी रहे हैं, तो वो भी इस हवाले से अपना कोई ना कोई किरदार तो अदा कर सकते हैं जो पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल है उस हवाले से? वो उन्होंने जो मैंने सुना, जो जिक्र उन्होंने किया, वो सऊदी अरेबिया में जो नया शहर बन रहा है जहाँ पे कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के मौके, बिजनेस, कारोबार, बहुत कुछ वहाँ पे आइंदा कुछ वक्त में आने को है, उसके बारे में उन्होंने जरूर आगाह किया कि वहाँ हमारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर वो जाके वहाँ पे कुछ करना चाहें तो उसके मामले में वो सहूलत मुहैया करेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों को वहाँ सेटल किया जा सके। तो वो इसी तर्ज का है जैसे आप देखते हैं कि दुबई बना हुआ है, उसी तर्ज का वो अपने रेड सी के किनारे पे शहर बना रहे हैं सऊदी, और उसमें बिल्कुल एक मॉडर्न लाइफ होगी जैसे आप दुबई में देखते हैं। तो वहाँ चूंकि बिल्कुल नए सिरे से शहर बंद है तो उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, मौके हैं बहुत लोगों के लिए कि वो स्टेज के ऊपर जाके तो वहाँ के प्रोसेस का हिस्सा बन सके। ठीक है, क्योंकि सर ऐसा तासुर भी, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में आजकल सियासत तो बहुत गर्मा गर्म है और दर्जा हरारत रोज़ बरोज़ बढ़ता ही चला जा रहा है सियासत का, तो ऐसा तासुर भी सियासतदानों की तरफ से दिया गया जो मुखालिफ है मौजूदा हुकूमत के, जो अपोजिशन के हैं, कुछ नेगेटिव तासुर दिया गया कि शायद जो सियासी सूरत हाल है उस हवाले से कुछ इन्फ्लुएंस करने के लिए इस तरह के बात, इस तरह की तो बात गालिबन नहीं हुई। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अभी इस स्टेज के ऊपर सऊदी गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ इंटरेस्टेड है माशी ताल्लुकात बढ़ाने में और अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने में। बाहर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं काफी सारे मुल्कों में। मेरा ख्याल है हमारा मुल्क जो है ये पहला मुल्क है जहाँ वो आ रहे हैं, उसके बाद और भी इसी दौरे में वो और मुल्कों में भी जाएंगे। तो ये इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट से है और आगे मामला चलाने से है जो जिनका माशी मामलात के साथ। तो मेरा ख्याल है इन्वेस्टमेंट भी और इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह इन चीजों पे कुछ मायदे होंगे और आइंदा इसी पे आगे चीजें बढ़ेंगी। सवाल इसलिए मैंने कर लिया ये क्योंकि पाकिस्तान के जो सियासी माजी है उसके हवाले से आप जानते हैं कि सऊदी अरब एक बार जो मियां नवाज शरीफ साहब वाला मामला था उसके अंदर सऊदी उस वक्त के जो क्राउन प्रिंस थे वो अब्दुल्ला, जो बाद में शाह अब्दुल्ला बने, वो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। फिर साद हरीरी के वालिद जो थे रफ़ीक हरीरी साहब वो भी इन्वॉल्व थे। तो अभी जब वज़ीर आज़म गए थे दुबई तो उनकी साद हरीरी से भी वहाँ मुलाकात हुई। अब मोहम्मद बिन सलमान साहब यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि कोई ऐसा मामला भी है, कुछ इस पे भी, इस हवाले से भी कोई बातचीत होने जा रही है? मेरा नहीं ख्याल कि स्टेज के ऊपर कोई इस तरह की बातचीत कोई हो, क्योंकि वो पुराने तजर्बे भी कोई इतने अच्छे तजर्बे नहीं थे इन लोगों के लिए। और मियां साहब ने उस जमाने में भी आपको याद होगा कि जो वादे वईद किए थे उससे फिर गए थे। तो अब भी लोग शायद अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहेंगे इस चीज। ठीक है, तो आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो अब इनकी आमद है, जो पाकिस्तान की सूरत हाल है मुआशी, सियासी तो सूरत हाल चलती रहेगी, जो भी मामलात हैं वो सियासतदान देख ही लेंगे, जो मुआशी तौर पे पाकिस्तान को मुआशी और माली तावन के ऊपर है, मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कोई और चीज है। ठीक है, ये बेसिकली ये उसी बुनियाद पे आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुफ्तगू हम कर रहे थे जनरल शोएब साहब से, जिन्होंने हमें ये बताया कि उनकी भी मुलाकात हुई थी जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ साहब से और उन्होंने ये बात बहुत क्लियरली बताई कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से इस दौरे का, जनरल राहिल शरीफ के दौरे का या जो सऊदी वली अहद तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से, उस तमाम मामले का कोई ताल्लुक नहीं है। ये प्योरली जो मामला है ये पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल
जो इस वक्त काफ़ी हद तक ख़राब है, उसमें जो बेहतरी के लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब से रब्ता कायम किया था और दीगर बरादर इस्लामी ममालिक से रब्ता किया था ताकि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में कुछ बेहतरी लाई जा सके, तो उसके लिए ये दौरा हुआ है। और अब जो वली अहद दौरा कर रहे हैं ये भी उसी हवाले से। जनरल राहील शरीफ का दौरा भी जो जनरल साहब ने हमें बताया कि बेसिकली जो इस्लामी इत्तेहाद है उसके हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स हैं वो भी हैं, और साथ में जो वली अहद का दौरा होने वाला है उसके हवाले से जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसके लिए भी वो तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ पे हम एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, IMF के साथ जो मुआहिदा होने जा रहा है उस हवाले से हम एक माहिर मुआशियात से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये फरमाया है आज कि पाकिस्तान में जो मुआशी इस्तेहकाम के लिए उठाए गए इक़दाम थे उसके मस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। और इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर पैगाम में ये भी कहा कि जनवरी 2019 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं और इम्पोर्ट्स में कमी वाक़ई हुई है, और जो तजारती खसारा है उसमें भी नुमायाँ कमी आई है। हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल असलम साहब, माहिर मुआशियात हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि वो इस तमाम मामले को किस तरह देखते हैं। मुज़म्मिल असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल असलम साहब, ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म साहब तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से मस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं, लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि आलमी रेटिंग एजेंसी जो मूडीज़ है उसने पाकिस्तानी बैंक्स का आउटलुक मनफी कर दिया। फिर दीगर भी मामलात हैं, वैसे भी पाकिस्तान को बहुत कम कर दिया, लेकिन अब IMF के साथ जो मामलात तय होने जा रहे हैं उससे तो पाकिस्तान को थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा आलमी इदारों के नज़र में। देखिए, आलमी इदारे इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान जो है IMF को के प्रोग्राम में जो भी चीजें हैं हाँ करके उसमें दाखिल हो जाए। और ये जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं जी जी वो क्योंकि बराह रास्त इन आलमी इदारों के काफी करीब होती हैं, तो समझ लें कि एक तरीके से कि उनके लिए कुछ काम भी कर रही है। टैक्टिक्स जैसे कहते हैं ना कि प्रेशर टैक्टिक्स जो है ये अप्लाई हो रही है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो कल जो मूडीज ने जो रेटिंग पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम की निकाली है उसका आउटलुक जो नेगेटिव किया है वो एक तो मैं उससे एग्री नहीं करता, और उसकी टाइमिंग को बड़ा मैं गौर से देख रहा हूँ कि वो IMF से मिलकर आए और उसके फौरन बाद ये चीज निकाली गई, क्योंकि IMF की जब वो मैनेजिंग डायरेक्टर से मिले तो उसमें भी यही हुआ कि वो जो चाह रहे थे कि पाकिस्तान उनकी बातें मान ले, वो शायद हमने अभी भी टाइम ले लिया उसमें और हम एग्री करके नहीं आए। अब आप देखें मूडीज की रेटिंग में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी बैंकिंग निजाम जो है वो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कर्जा दिया हुआ है, और हुकूमत जो है क्योंकि माशी बहरान में घिरी हुई है तो ये एक रिस्क है। देखिए, हुकूमत को पाकिस्तान के बैंकिंग निजाम ने अगर डॉलर्स में कर्जा दिया होता तो परेशानी की बात होती, क्योंकि हुकूमत के पास डॉलर्स नहीं है, लेकिन इन्होंने कर्जा दिया रुपए में, और रुपया किसकी जमानत है? वो हुकूमत पाकिस्तान की है और वो स्टेट बैंक से छपता है, तो रुपए में कैसे कोई डिफॉल्ट कर सकती है हुकूमत खास तौर पे? तो वो जो कल जो बयानिया बना के दिया गया आउटलुक को नेगेटिव करने में, वो निहायत ही जिसे कहते हैं ना कि जमीनी हकाइक से हटके था, और वो साफ नजर ये आ रहा था कि बाहर वाले जो है अभी तक मतलब वो इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी गर्दन क्यों नहीं झुका रहा जैसे माजी में झुका रहा था। तो ये प्रेशर टैक्टिक है कि इन्वेस्टर से भी मकामी तौर पर भी प्रेशर आ जाए और फिर हुकूमत घुटने टेके और IMF पे जाए, और फिर जिस तरह बैरूनी एजेंडा है वो उस पर जो है पाकिस्तान गामजन हो जाए। अच्छा सर, आप फरमा रहे हैं कि ये इसलिए प्रेशर टैक्टिक के तौर पे है, लेकिन ऑन प्रिंसिपल अगर प्रिंसिपली देखें तो पाकिस्तान ने ये बात तो तय कर ली है कि वो IMF के पास जा रहा है, और जो शराइत हैं वो उसके मामले पे कुछ शायद एक आध दो शराइत ऐसी हैं जिन पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, वो मामला तय हो जाएंगे आगे जाके। लेकिन अब जब जा रहा है पाकिस्तान तो फिर इस तरह के टैक्टिक की क्या वजह हो सकती है? देखिए, जा तो हमने अक्टूबर में ऐलान कर दिया था, लेकिन हमारे रजामंदी को उन्होंने कबूल नहीं किया, और उन्होंने कहा कि हमारी जो है एक
तवील फहरिस्त है शराइत की, इसको पहले अमल दरामद करें, फिर उसके बाद आपको पैसे दे देंगे। अच्छा, वो जो तवील फहरिस्त है वो जो है वो पाकिस्तान के इस वक्त हालात के हिसाब से गैर मुनासिब है बहुत। अगर उस पर अमल किया जाता है तो उससे बुरान बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। खासतौर पे अगर आप देखें, यही जो प्रिस्क्रिप्शन है इन्होंने इजिप्ट और श्रीलंका को दिया है पिछले 3 सालों में, दोनों मुल्कों का पहले से और बुरा हाल हो गया। और पाकिस्तान का जो मजमूई तौर पे कर्जा है, पाकिस्तान ऑल टुगेदर अपनी 70 साल की तारीख में 20 साल जो है IMF प्रोग्राम में रहा है, उस जो मजमूई कर्जा उसका 74% IMF के दौर में रहते हुए बढ़ा है। तो ये अजीब इदारा है जो कर्ज देकर कर्ज से निजात दिलाने का जो है कारोबार करता है। तो वो जो है वो फहरिस्त ऐसी भी है कि पाकिस्तान लाजमी तौर पे 30-40% और मकरूज हो जाएगा। तो पाकिस्तान उससे फाइट कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा सऊदी अरब से और दूसरे ममालिक से मदद तो आई है वक्ती तौर पे, लेकिन पाकिस्तान चाह रहा था कि चलो एक सिविलाइज तरीके से हम एक फाइनेंशियल इदारे से भी कर्जा ले लेते हैं और उस सिविलाइज तरीके से जो है आगे बढ़े ताकि जो दुनिया को भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन IMF का जो इस वक्त मकासद वो पॉलिटिकली ज्यादा लग रहे हैं और माशी तौर पे जो है वो पाकिस्तान की सूरत हाल से ज्यादा पॉलिटिकली इसको जो है मिसयूज कर रहा है। अच्छा, मुजम्मिल असलम साहब ये फरमाइएगा कि जैसे आपने फरमाया कि अक्टूबर में ही अनाउंस कर दिया गया था कि IMF के पास जाना तो है, उस वक्त जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें IMF की तरफ से कुछ शराइत भी रखी गई थी। अब वो शराइत जो रखी गई थी, बज़ाहिर जो तासुर है वो तो यही है कि इंटरेस्ट रेट डबल डिजिट में चला गया, डॉलर रेट इंक्रीज हो गया, गैस के टैरिफ में इजाफा हो गया, बिजली के टैरिफ में इजाफा हो गया, सब्सिडीज आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत जो है वो रिमूव कर रही है। तो जो शराइत उनकी थी तो वो तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान पूरी कर ही रहा है। देखिए, वो हम तो पूरी कर रहे हैं और हमने उनको ये बोला कि हमने ये अपने तौर पे ये जो है खुद अपनी जो है बहाली की जो है मईशत की बहाली के लिए इक़दाम कर रहे हैं और बाकी मजीद प्लान भी हुकूमत की जो जहन में थे वो उन्होंने दिए हैं। लेकिन मसला ये आ रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि हमें जो है आप अपना प्लान नहीं दें, हमारा प्लान लें। अच्छा। और माजी में जब जब हमने आपसे आपका प्लान लिया और आपने जो हमसे वादे किए वो बीच प्रोग्राम में तोड़ दिए, तो हमें आप पे भरोसा नहीं है। तो मसला ये आ रहा है कि जो माजी में जो हुकूमतें रह चुकी हैं उन्होंने भी IMF के साथ जो है ना कुछ अच्छे तरीके से बर्ताव नहीं किया था। तो हमारी कुछ IMF को जो है पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों पे वो वाला एतमाद नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि फ्रंट लोड प्रोग्राम होगा, पहले शराइत पूरी करें फिर आगे पैसे ले जाएं। अच्छा, अब जो मुआहिदा होने जा रहा है, जो दुबई में मुलाकात हुई है, उसके हवाले से भी हुकूमत ने कोई बहुत ज़्यादा तफसीलात नहीं बताई। ना अभी तक ऐसा है कि कोई शराइत खुल के आवाम के सामने आई हो या एटलीस्ट एक्सपर्ट्स के सामने ही रख दी गई हो। तो क्या शराइत हैं जो बहरहाल सब्सिडीज़ ख़त्म की जा रही हैं, ये सब कुछ तो हो ही रहा है, इसके अलावा कौन सी ऐसी शर्त है जो पाकिस्तान रिलक्टेंट है वो पूरी करने के हवाले से? देखिए, पाकिस्तान मेरे अपना ख्याल ये है कि वो अब एक चीज लेकर आ रहे हैं कि आपका जो है बजट खसारा बहुत ज्यादा है और आपके कर्जे आप अब अपने जो है इखराजात को कम करें। चले वहां तक तो बात समझ आती है, लेकिन वो दूसरी तरफ कहते हैं कि शरह सूद बढ़ा दें। शरह सूद बढ़ाने से जो है 1/3 जो है पाकिस्तान का जो इखराजात का हिस्सा है वो सूद की अदायगी है। तो एक तरफ मशवरा दे रहे हैं कि इखराजात कम कर दें, दूसरी तरफ शरह सूद बढ़ाने की बात कर रहे हैं जिससे खुद ब खुद इखराजात बढ़ जाएंगे। फिर आ जाएंगे कहेंगे कि आपने इखराजात पे कंट्रोल नहीं किया, अब आप मजीद शरह सूद बढ़ा दें। तो वो ऐसी बात कर रहे हैं जो उनकी ही बताई हुई पॉलिसी से मुतनाज़ा है। अच्छा, ये सारी चीजें करने से जो है फिर मईशत जो आम आदमी की मईशत है उस पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो सारे मसाइल जो हैं उसको जो है IMF जो है देख नहीं रहा। तो वो जो है इसलिए जो है मैं ये कहना चाह रहा था कि IMF से जो है हमारी शराइत पे मिलेंगे तो हम जाना चाहिए, वरना नहीं जाना चाहिए। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने भी एक बयान इसी हवाले से दिया था कि जो चीनी कर्जे हैं उनको उतारने के लिए IMF लोन नहीं देगा, जो टैक्स पेयर्स की मनी है वो उसमें इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन अब जो सियासी सूरत हाल है खित्ते की, उसमें अमरीका पाकिस्तान का कोई रोल चाहता है और चाहता है कि पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे अफगानिस्तान वाले मामले में भी। तो वो भी तो एक प्लस पॉइंट पाकिस्तान को अब मिल गया है कि पाकिस्तान IMF के साथ
बेहतर तरीके से नेगोशिएट करने की पोजीशन में तो आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान को कर्जे दोस्त ममालिक की तरफ से भी मिल गए, तो मुआशी सूरत हाल तो काफ़ी स्टेबल हो गई है। तो अब निगोशिएटिंग पोजीशन बेहतर हो गई है पाकिस्तान की। देखिए, नेगोशिएटिंग पोजीशन तो हमारी बेहतर है, इसमें नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आईएमएफ को भी ये पता है कि बेशक इन्होंने हाथी गुजार दिए, दुम हम ही है। अब वो अपनी दुम होने का फायदा उठा रहे हैं। ठीक है। और वो अमेरिका से भी एक तरीके से, एक अमेरिका के हाथ में भी टूल है पाकिस्तान से अपनी सियासी बातें मनवाने का, चाहे वो अफगानिस्तान से रिलेटेड हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान जो मसाइल चल रहे हैं उससे रिलेटेड हो, चाहे मिडिल ईस्ट से रिलेटेड हो। तो अमेरिका ने भी अपने हाथ में एक पत्ता रखा हुआ है, जिसको अमेरिका जो है टाइम टू टाइम खेलने की कोशिश करता है थ्रू आईएमएफ, पाकिस्तान को माशी बदहाली की सिचुएशन में लाकर। तो आप ये देखेंगे पिछले 3 साल से हमारे अमेरिका के हालात अच्छे नहीं थे, तो पिछले 3 साल से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट से जो है ना फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकालते जा रहा था। जी। जब जैसे ही हमारे अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो हम देखते हैं कि अमेरिका से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती है, रेमिटेंसेस का भी यही हाल होता है, रेमिटेंसेस भी बढ़ जाती हैं। तो ये अमेरिका जो है उसको पाकिस्तान की माशी हालात का बहुत अच्छी तरह अंदाजा है, और उसको वो जो है फिर जो है अलग अलग तरीके से पाकिस्तान से अपना सियासी असर और रसूख कायम रखने के लिए यूज करता है। अच्छा मुज़म्मिल असलम साहब, मुझे ये बता दीजिएगा कि अब सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, और ये इतलात भी हैं कि एक बहुत बड़े वो अपने वफ़द के साथ तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसमें सऊदी बिजनेसमैन भी शामिल हैं, जो यहाँ पे सरमायाकारी के हवाले से भी बात होगी, 20 अरब डॉलर के मुआहदे भी होंगे। तो ये जो होगा तो उसके बाद तो पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत बहुत बेहतर हो जाएगी। देखिए, बात यह है कि एक अखबार की हेडलाइन के लिए तो बहुत खूबसूरत शय सुर्खी है ये कि जी सऊदी वली अहद आ रहे। जैसे हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं आई थी तो वो न्यूजीलैंड की टीम या साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स आए थे तो हमने उसको बड़ा दिखाया था काफी साल बाद। इसी तरीके से सऊदी के वली अहद कोई मतलब कोई ऐसी कोई बड़ी चीज भी नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में क्योंकि अब बैरूनी दौरे बहुत कम होते हैं तो उसको हम बहुत बढ़ा चढ़ा के मीडिया पेश कर रहा है। ठीक है। दूसरी बात रही सरमायाकारी की, सरमायाकारी के मुआहदे होंगे। अभी इस वक्त हमें जरूरत आज है डॉलर की, हमारा खसारा सर पे अभी खड़ा हुआ है। ये सरमायाकारी के साथ वो आप देखें कि वो रियायत भी मांग रहे 20 साल की टैक्स की, वो फ्री में सरमायाकारी नहीं दे रहे। उसके अलावा उनके भी सियासी मकासद है। तो ये कह के हम खुश हो जाए कि जी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो अपना पूरा फायदा इससे लेंगे, बल्कि हमें कम फायदा होगा उनको ज्यादा फायदा होगा। और अगर वो उन्होंने सरमायाकारी कर दी है, सरमायाकारी उन्होंने रिफाइनरी सेक्टर में कर दी है। रिफाइनरी में पाकिस्तान में वैसे ही जो अभी रिफाइनरियां लगी हुई है वो नुकसान में है, तो नई रिफाइनरी आएगी तो वो क्या करेगी, मेरे ख्याल से चीन एक्सपोर्ट करेगी। तो रिफाइनरी एक कैपिटल इंटेंसिव, इसमें जो है लेबर कम से कम इस्तेमाल होगी, मशीनें ज्यादा होंगी, मशीनें भी हमारे मुल्क में नहीं बनती, तो वो सरमायाकारी एक मशीन की शक्ल में आएगी, उसमें तेल, खाम तेल से पेट्रोल बनेगा और वो चीन चले जाएगा। तो वो एक कहने को हमारे मुल्क में कारखाना जरूर लगा होगा, लेकिन उसके कितने माशी 20 अरब डॉलर जैसे, मतलब माशी तो फायदा होगा कुछ ना कुछ, लेकिन जो 20 अरब डॉलर जब हम कहते हैं तो 20 अरब डॉलर के हिसाब से या मिकदार से जो मुल्क को फवायद होने चाहिए वो ऐसे फवायद नहीं होंगे अगर वो पाकिस्तान की बराह रास्त कौम की जरूरत को पूरा करने के लिए चीज नहीं आ रही। जैसे सीपैक था, वो बराह रास्त पाकिस्तान की कौम की बहुत सारी चीजों को एड्रेस किया उसने, जैसे पावर प्लांट आए और दूसरी चीजें आई। तो मतलब ये अभी मीडिया इसको बढ़ा चढ़ा रहा है, और जिस दिन वो वापस जाएंगे मीडिया ही इसके जो है ना आप देखिएगा पोस्टमार्टम कर रहा होगा। हाँ, इसको जो है स्ट्राइक आउट कर रहा होगा और फंस जाएंगे बेचारे पीटीआई वाले ना, जिन्होंने अभी तक इसको मार्केट किया, और बाद में जलील भी वही होंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि देखो जी बड़े ला रहे थे सऊदी अरब से तो दे के तो कुछ नहीं गए, आए और चले गए। जैसे यूएई के वो आए थे वो उसी दिन चले गए, जी। तो 3 घंटे बाद ही शोर मचना शुरू हो गया, और क्या गई इन्वेस्टमेंट, ना कोई मुआहिदा हुआ ना कुछ ये हुआ। तो वो हमारी कौम को जो है ना बिला वजह में ट्रक की बत्ती के पीछे हर एक ने लगा दिया। मैं तो कहूँगा मीडिया भी है, पीटीआई भी है, अब सऊदियों ने भी लगा देंगे, तो उससे दिल टूटेगा और कुछ भी नहीं होगा। अच्छा सर, मुझे ये बता दीजिएगा वो जो रिफाइनरी की बात हो रही है, आपने रिफाइनरी के हवाले से कहा यह जा रहा है कि शायद दुनिया की दूसरी बड़ी रिफाइनरी या तीसरी बड़ी रिफाइनरी पाकिस्तान में लगने जा रही है, और ये इसी दौरे में ये बात तय होगी, तो उसका भी कोई फायदा आप समझते नहीं होगा?
देखिए, वो रिफाइनरी, पहली बात तो ये कि अगर हमारे मुल्क का अपना तेल होता तो रिफाइनरी लगती तो मजा आता ना। हमारे मुल्क में अपना तेल है नहीं, तेल भी बाहर से दरामद होगा, पहली बात है। फिर हमारे मुल्क की जरूरत कितनी है? अगर दुनिया की तीसरी बड़ी रिफाइनरी लगा रहे हैं और हमारी मुल्क की जरूरत से ज्यादा है, तो फिर लाजमी बात है हमें एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ आएगा, सिर्फ तेल आएगा, तेल मशीन से घूमेगा, पेट्रोल बनेगा, वापस मुल्क से बाहर चले जाएगा। अब उसमें आज मैं अखबारों में पढ़ रहा था कि 20 साल की टैक्स की छूट है, तो मतलब वो जो उसमें कारोबार होगा उसमें टैक्स भी नहीं अदा करेंगे। तो हमारे मुल्क को कहाँ फायदा हो रहा है, ये मुझे बताएं ना। अच्छा, जो उस पर टैक्स तो अदा नहीं होगा, ऑब्वियसली फिर मुआशी तौर पे तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ उसका। मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये सिंबल, मतलब 20 अरब डॉलर की बेशक रिफाइनरी लग रही है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को उसका कितना बराह रास्त फायदा मिलेगा, वो जो है मेरी नजर में नहीं है इतना बड़ा। क्योंकि हम तो तेल पैदा ही नहीं करते, या तो हमारे मुल्क से तेल निकल रहा होता है और हमारे मुल्क में रिफाइनरी नहीं होती, हम कहते चलो हमारे मुल्क का अब तेल भी निकल रहा है, यही और यही रिफाइन हो रहा है। तेल भी बाहर से आएगा, रिफाइन होकर फिर हमारी जरूरत इतनी नहीं है, वो मुल्क से बाहर चले जाएगा। चलो, ये दोनों प्रोसेस में या तो हमारी मुल्क में नौकरियां दी जा रही होती या टैक्स मिल रहा होता, तो हुकूमत को उसका फायदा हो जाता। कह रहे कि टैक्स भी 20 साल के लिए छोड़ दिया जाएगा, टैक्स क्रेडिट है। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इसको जो है थोड़ा सा या तो मेरी इतनी नॉलेज नहीं है, मैं जो 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी को समझ नहीं पा रहा, तो ये शायद आपको कुछ और माहिरीन बता सकेंगे इसके बारे में। अच्छा सर, बस आखिर में मुख्तसरन मुझे ये फरमा दीजिएगा कि जो IMF के साथ या जो हुकूमत मुआहदे कर रही है इस वक्त, जो लोन ले रही है, ये तमाम मामलात अल्टीमेटली आप समझते हैं कि आम आदमी इससे बुरे तरीके से सफ़र करेगा और उसको शदीद महंगाई का सामना करना पड़ेगा? देखिए, IMF की जो शराइत है वो उसकी तो अंदिया यही दे रही है कि आम आदमी पे जो है कर्जन लगेगी, और उसमें दो राय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब, हमारे साथ मौजूद थे। IMF से जो मामलात तय पा रहे हैं, वो फरमा रहे थे यकीनी तौर पर आम आदमी पे इफ़ेक्ट करेंगी और आम आदमी उससे मुतासर भी होगा। सऊदी वली अहद के दौरे के हवाले से मुज़म्मिल असलम साहब ने कुछ ज़्यादा पुरुमीद नज़र नहीं आए। वो ये उनका कहना ये है कि जो मुआहदे हो रहे हैं वो 20 अरब डॉलर की यकीनी तौर पर हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत कैश है, पाकिस्तान को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और ये मुआहदे तो आगे तक चलेंगे। जो रिफाइनरी बन रही है, जो कुछ भी है, उसमें आम आदमी को, जो लेबर है, उसको शायद कुछ फ़ायदा हो जाए, लेबर फोर्स को शायद कुछ मदद मिले, लेकिन पाकिस्तान को ओवरऑल शायद मुज़म्मिल असलम साहब का ख़दशा ये है कि शायद पाकिस्तान को इससे लॉन्गर रन में कुछ ज़्यादा फ़वायद हासिल नहीं होंगे। ये आने वाले दिनों में जब सऊदी वली अहद यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, 2 रोज़ बाद वो यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, 16 फरवरी को जब आएंगे, तो फिर उसके बाद ये पता चलेगा कि क्या मुआहदे होने जा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए कितने फ़वायद हैं, कितने फ़ायदे हैं उनके इस दौरे के अंदर। ये उसके ऊपर फिर हम उस दिन प्रोग्राम करेंगे, उस दिन फिर माहिरीन मुआशियात से गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, कल नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।